डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आप सभी को कुपोषण अर्थात माल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। माल न्यूट्रिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य और पोषण को समझना जरूरी है। हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं पोषण की और साथ में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें न केवल बीमारी अनुपस्थित हो बल्कि साथ साथ वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति में अगर बीमारी नहीं है तो हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। बीमारी नहीं होने के साथ साथ वह व्यक्ति पूर्ण रूप से फिजिकली, मेंटली और सोशली भी स्वस्थ होना आवश्यक है। पोषण जो है या न्यूट्रिशन जो है यह व्यक्ति में दो स्थितियां होती है। एक होता है सुपोषण। सुपोषण का मतलब उचित पोषण होता है और यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। साथ ही वह व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन कर रहा होता है। अर्थात जब व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन करता है तो उसका पोषण सुपोषण कहलाता है। संतुलित आहार मैंने अपने शुरू के वीडियोस में समझाया था डेफिनेशन के अंदर कि ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व अर्थात जितने भी पौष्टिक तत्व हमने पढ़े हैं वह सारे ही पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में और साथ में अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। और सुपोषण की स्थिति किसी की भी शरीर में तभी बनती है जब व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन कर रहा होता है और सुपोषण की स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ भी होता है क्योंकि वह बीमारियों के अलावा मानसिक, सामाजिक और साथ में शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो पोषण की जो स्थितियां हैं उसमें हमने एक पढ़ा सुपोषण और दूसरा हम देखने जा रहे हैं कुपोषण को। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं पोषण की दूसरी स्थिति कुपोषण के बारे में कि कुपोषण क्या है, क्यों हो जाता है और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अधिकांश जो भारतीय होते हैं उनके भोजन में चाहे वह अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, वृद्ध होते हैं या युवा हैं, पुरुष है या स्त्री है, गर्भवती माता है या धात्री माता है, किसी न किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता या कमी रहती ही है और इस कारण से वह कुपोषित हो जाते हैं। विशेषकर जो निम्न आर्थिक वर्ग होता है उन वर्ग के लोगों का जो भोजन है वह गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक रूप दोनों ही रूप की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वह अपर्याप्त होता है। अर्थात क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी दोनों ही रूप में वह पर्याप्त नहीं होता है। अर्थात कुपोषण पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है और इस गिरावट का कारण होता है उसके भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होना या अधिकता होना या इन पोषक तत्वों का असंतुलन होना और इस किसी भी कारण से व्यक्ति का शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है और ऐसी स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। अर्थात जब भी हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी, अधिकता या असंतुलन होगा तो व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कुपोषण की स्थितियों की कि कितनी स्थितियां होती है कुपोषण की। जब हम देखते हैं तो कुपोषण की भी दो स्थितियां होती है। पहला है अतिपोषण, जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है
तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब कि कुछ पोषक तत्व जो हैं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और ऐसा अगर उसकी डाइट में लंबे समय तक चलता रहता है तो इसे अति पोषण कहा जाता है। और इस अति पोषण के कारण से व्यक्ति को कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि मोटापा, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर विटामिनोसिस यानी विटामिन की अधिकता जो कि ए और डी की होती है। इसी तरीके से दूसरी कुपोषण की स्थिति होती है अल्प पोषण। जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है तो ऐसा पोषण अल्प पोषण कहलाता है। इसके द्वारा कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कि मेरास्मस, क्वाशियोरकर, रतौंधी, स्कर्वी, रिकैट्स, बेरी, रक्त अल्पता आदि। अर्थात जब व्यक्ति के भोजन में या उसका जो डाइट वो ले रहा है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर पौष्टिक तत्व की हो या अधिक पौष्टिक तत्व की हो, निरंतर जब कमी बनी रहती है तो उस कमी के कारण से उसको अंडर न्यूट्रिशन या अल्प पोषण हो जाता है, या कमी के कारण होने वाली बीमारियां हो जाती है। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है मेरास्मस और क्वाशियोरकर, विटामिन ए डेफिशिएंसी में पढ़ा है रतौंधी, विटामिन सी में पढ़ा है स्कर्वी। इसके अलावा हमने रिकैट्स जो कि विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, बेरी जो कि आपका विटामिन B1 या थायमीन की कमी से हो जाता है, और आयरन की कमी से होने वाला आपने पढ़ा है एनीमिया या रक्त अल्पता रोग। कोई भी रोग उस व्यक्ति को हो सकता है। विकासशील तथा अविकसित देशों के अधिकांश लोगों में अल्प पोषण के कारण से कई सारी बीमारियां हो जाती है। भारत में 70 से 80% 1 से 5 साल के बालक तथा गर्भवती माताएं रक्त अल्पता रोग से ग्रस्त होते हैं। अल्प पोषण भी दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है प्राथमिक अल्प पोषण, दूसरा होता है द्वितीयक अल्प पोषण। प्राथमिक अल्प पोषण हम उसे कहते हैं बच्चों जब भोजन में पौष्टिक तत्व की डायरेक्ट और निरंतर कमी बनी रहती है। डायरेक्ट से मतलब है हमारे भोजन में उपस्थिति नहीं है तो हमारे शरीर में उसकी लगातार कमी हो रही है और उसके कारण से जो बीमारियां हो जाती है उसे प्राथमिक अल्प पोषण के अंतर्गत लेते हैं। द्वितीयक अल्प पोषण बच्चों उसे कहेंगे जब व्यक्ति द्वारा उस पोषक तत्व को समुचित मात्रा में तो लिया जा रहा है आहार के अंदर, परंतु शरीर में जब वो भोजन जा रहा है तो उसका पाचन, अवशोषण, उपापचय सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है और वो पोषक तत्व हमारे शरीर के द्वारा ऐसे ही उत्सर्जित किए जा रहे हैं, और इस कारण से जो अल्प पोषण हो जाता है उसके कारण से जो बीमारियां हो जाती है उसे हम द्वितीयक अल्प पोषण के अंतर्गत लेते हैं। अर्थात जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण आहार ग्रहण किया जाता है परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण, उपापचय सही प्रकार से नहीं होता है तथा वे पौष्टिक तत्व शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। इस कारण जो अल्पोषण की स्थिति उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक अल्पपोषण कहा जाता है। अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर वापस से 3 डिग्रियों में बांटा है। एक होता है साधारण, दूसरा होता है न्यून और तीसरा होता है गंभीर। साधारण अल्प पोषण जो है बच्चों वो बीच की स्थिति होती है न्यून और गंभीर के। न्यून का मतलब है बहुत कम जब डेफिशिएंसी हुई है हमारे शरीर में और इस समय पे हम संभल जाते हैं, उसको लेने लग जाते हैं तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। साधारण तक भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो व्यक्ति ठीक हो सकता है थ्रू डाइट, पर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और गंभीर एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जाके व्यक्ति को बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज सीवियर कंडीशन में जाके अगर व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखेगा तो वापस से वह स्वस्थ स्थिति में नहीं लौट पाएगा। इस स्लाइड के अंदर पोषण की स्थितियों को विस्तृत रूप से समझाया है। पोषण जो है सबसे पहले हमने बांटा था 2 भागों में। एक था सुपोषण जिसमें कि सभी पौष्टिक
तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपस्थित है, अर्थात व्यक्ति जो है वह संतुलित आहार खा रहा है और उस कारण जो उसके शरीर की स्थिति होगी वो सुपोषित होगी। कुपोषण जो है जब किसी एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व की कमी या अधिकता हो रही है, उसके कारण जो उसके शरीर की स्थिति होगी उसे कुपोषण कहा जाएगा। कुपोषण जो है वापस से हमने दो भागों में बांटा, अति पोषण और अल्प पोषण। अति पोषण जो है अधिकता के कारण से होता है किसी न्यूट्रिएंट की, अल्प पोषण जो है किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण से होता है। और अल्प पोषण को हमने वापस से दो स्थितियों में बांटा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो स्थिति थी जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट ही अपनी डाइट में कम ले रहे हैं, जबकि द्वितीयक वो स्थिति थी आप डाइट में तो पूरा खा रहे हो परंतु पाचन, अवशोषण, उपापचय में कहीं गड़बड़ी है और इसके कारण से हम उस न्यूट्रिएंट को खाते हुए भी काम में नहीं ले पा रहे हैं। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कुपोषण के कारण की कि कॉजेज ऑफ मालन्यूट्रिशन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है, भारत की बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो वो है गरीबी या पॉवर्टी। भारत एक विशाल देश है और जितना विशाल ये है यहाँ की पॉपुलेशन भी उतनी ही विशाल है और अधिकांश पॉपुलेशन जो है वह बिलो पॉवर्टी लाइन की है या लो इनकम ग्रुप के लोग हैं या लो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिनकी डाइट के अंदर एक ही तरह का भोजन ज्यादा होता है और इनकी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स कम होने के कारण से कुपोषण की जो चांसेस है या कुपोषण होने के जो कारण है वो संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती है। दूसरा है अज्ञानता या इग्नोरेंस। गरीबी के साथ साथ अज्ञानता भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण होती है कि ऐसा नहीं है कि जो फ्रूट्स महंगे हैं उन्हीं को खाएंगे हम तो न्यूट्रिएंट मिलेगा। वही न्यूट्रिएंट सस्ते फ्रूट्स में भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी होते हैं, जैसे मूंगफली जो है हमें बादाम जैसी गुणवत्ता की चीजें प्रदान करने का कार्य करती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसी तरीके से सस्ते फ्रूट्स जो हैं, भले वो सीजनल बनाना है आपके या ऑरेंज है, ये सभी चीजें हमको न्यूट्रिएंट देने का कार्य करती है, पर क्योंकि अज्ञानता के कारण से व्यक्ति उसको काम में नहीं ले पाता है कि अगर मुझे विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो क्या खाना चाहिए या ए डेफिशिएंसी है तो क्या खाना चाहिए, या मैं ये महंगे फ्रूट्स नहीं खा सकता हूँ या ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता हूँ, मैं पनीर नहीं खा सकता हूँ, पर इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म दाल है या दूध है या दाल प्लस अनाज का मिक्सचर है, इसको तो मैं काम में ले ही सकता हूँ। इसी तरीके से तीसरा जनसंख्या वृद्धि, जो कि गरीबी से रिलेटेड ही कारण है कि कुपोषण की मुख्य जड़ जो है जनसंख्या वृद्धि है। नेचुरल जनसंख्या वृद्धि के कारण से ही गरीबी बढ़ रही है और जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जो अनाज उग रहा है वह अनाज उतनी अधिक जनसंख्या में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके कारण से फूड जो है वो, अगर हम उसको पर कैपिटा निकाले या पर व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाले तो वो कम होता चला जाएगा और ये कुपोषण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। अशिक्षा भी जो है यह व्यक्ति को सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता में कमी ला देती है। उन्हें यह नहीं पता होता है शिक्षा के अभाव के कारण से किन किन भोज्य तत्वों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम क्या चीज खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, इसको कैसे कुक करें, कैसे फ्राई करें, कैसे बनाएं, किसको किसके अंदर मिक्स करके बनाएं, किसको हम फूड में बनाते समय बाद में डालें कि वो वेस्ट ना हो या वो हीट से डिस्ट्रॉय ना हो। और यह सब जो चीजें शिक्षा का अभाव के कारण से ही होती है और ये कुपोषण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई समस्या है और ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि इसके कारण से व्यक्ति को जब अर्न पूरा नहीं कर पाएगा तो वो अपना जो खर्चा भोजन पे कर रहा है वो उतना अमाउंट में नहीं कर पाएगा जितना कि उसे करना चाहिए
और जब उसका फूड प्रॉपर नहीं होगा तो वो कुपोषण की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसी तरीके से भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति। भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कई सारे कारण होते हैं, जैसे भूमि का कम होना क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, सिंचाई की सुविधाओं में कमी आ रही है, उत्तम खाद व बीज में कमी आ रही है, साथ में उचित तकनीक का प्रयोग इरिगेशन में या खेती में नहीं किया जाता है। इन सभी कारणों से भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है और इस कारण से ये कुपोषण को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कारण की, जो है भंडारण की असुविधा। इंडिया जैसे देश में भोजन फिर भी अच्छे क्वांटिटी बोलें बच्चों, हम मात्रा बोलें कि बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है, परंतु उसके बावजूद भी उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। कि कई बार आपने देखा होगा कि बारिश की वजह से अनाज खराब हो रहा है, कीड़े मकोड़े खराब कर रहे हैं, टिड्डी जब आती है टिड्डी के सीजन में तो वो खराब करती है, चूहे खराब करते हैं, जानवर करते हैं, चिड़िया करती है, कई बार उसमें फंगस लग जाती है। तो इस कारण से अनाज तो पूरा उत्पन्न हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, बट वो नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है और लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से भोज्य पदार्थों के परिवहन में कमी, अर्थात सभी भोज्य पदार्थ सभी जगह पे नहीं उगाए जाते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि आम जो है वो लखनऊ से या गुजरात से आ रहे हैं, एप्पल जो है वो कश्मीर से आती है ना। तो अगर इसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सभी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर ये सभी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो व्यक्ति इसको काम में नहीं ले पाता है। इसी तरह से वितरण नीति या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है यह भी भोज्य पदार्थ की उपलब्धता को प्रभावित करती है, और इसके कारण से जो अनाज है वह सही तरीके से व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, और यह भी कुपोषण की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में मिलावट। कुपोषण का कारण न केवल भोजन का उत्पादन, वितरण, संग्रहण या उपलब्धता है, बल्कि भोज्य पदार्थों में मिलावटी पदार्थों को ऐड किया जाना या मिलाया जाना भी आजकल उसकी गुणवत्ता को और उसकी पौष्टिकता को कम कर रहा है। और ऐसा भोज्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों, आपने सिंपल एग्जाम्पल दूं तो जैसे दूध में पानी को मिलाया जाना, दूध से मलाई को निकाला जाना, दालों के अंदर कंकड़ पत्थर को मिलाया जाना, अनाजों के अंदर भूसी को मिलाया जाना, या दालों में कलर को ऐड किया जाना, हल्दी में कलर को मिलाया जाना, ये सभी कारण से हमारा भोज्य पदार्थ जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन का उत्पादन, वितरण, संग्रहण, उपलब्धता ही खाली कुपोषण को बढ़ावा नहीं देते हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट भी कुपोषण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। फिर है भोज्य संबंधी भ्रांतियां। कई परिवारों में, कई समुदायों में कुछ भोजन के लिए कहा जाता है कि यह भोजन काम में नहीं लिया जाना चाहिए, और अगर वो पर्टिकुलर भोजन या भोज्य पदार्थ जो है किसी न्यूट्रिएंट में रिच है और हम उसे नहीं खाते हैं तो भी नुकसान हो जाता है, या किसी पर्टिकुलर बीमारी में हमें वो चीज लेनी चाहिए और हम नहीं खा रहे हैं तो भी हमारे उस कुपोषण की स्थिति को वह बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है धर्म। भारत की अधिकांश जनता जो है धार्मिक आस्थाओं के कारण उच्च गुणवत्ता तथा अधिक पौष्टिक तत्व वाला भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण कर पाती है, और यह जो है यह भी कुपोषण के कारणों को बढ़ावा देती है। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृति का प्रभाव। कई लोग महंगे भोज्य पदार्थों का सेवन जो है केवल इसलिए करते हैं कि इससे
हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा, जबकि वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम मौसमी फल व सब्जियों का उसकी जगह पे प्रयोग करें, सही चुनाव करें, तो भी वह बहुत अच्छे होते हैं और हमें पोषक तत्व देने का कार्य करते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में गाजर है, मूली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है ना? इसी तरीके से जो सीजनल वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सर्दी के मौसम में आती हैं और उसके अंदर विटामिन ए या हम कहें कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को भी जब प्रयोग में लिया जाता है तो वह जो है कुपोषण को दूर करने का कार्य करते। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रीजन की, जो कि है परिवार का आकार एवं संरचना। कई बार संयुक्त परिवार होते हैं, परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है और उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ अलग अलग शारीरिक स्थितियों के व्यक्ति भी होते हैं, जैसे गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, कोई बीमार इंसान है। और अगर ऐसा परिवार जो है उसकी आय कम है और आकार बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भोजन एक जैसा बनता है, व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं बन पाता है और जिस व्यक्ति को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वह उसको नहीं मिल पाता है और वह कुपोषण की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसी तरीके से परिवार में भोजन के वितरण का तरीका। कई परिवारों में अभी तक महिलाओं को बाद में भोजन परोसा जाता है। यहाँ पर हम कुछ परिवार की ही बात कर रहे हैं जिसमें अभी तक ये ट्रेंड्स चला आ रहा है और वहां पर जो बच्चे गर्ल्स को या महिलाओं को दिया जाता है, अगर कम पड़ गया है उनको उसी से काम चलाना है, तो कई बार ऐसी स्थितियां भी कुपोषण को बढ़ावा देती है। इसी तरीके से पसंद नापसंद, व्यक्ति विशेष की पसंद नापसंद के कारण से वो किसी पर्टिकुलर भोजन को नहीं खाता है या ऐसा भोजन जो फायदेमंद नहीं है पर उसका पसंदीदा है इसलिए वो लगातार खाता है, तो ये दोनों ही स्थितियां कुपोषण को बढ़ावा दे सकती है। इसी तरह व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, समान मात्रा में पौष्टिक तत्वों से परिपूरित भोजन ग्रहण करने पर भी कुछ व्यक्ति जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति देर से रोगग्रस्त होते हैं या होते ही नहीं है। यानी पर्टिकुलर फूड के लिए हर व्यक्ति का अपना एक संवेदनशीलता होती है कि अगर आपने वो मूली खाई है तो आपको गैस बनेगी पर दूसरे को नहीं बनेगी, या किसी ने फूल गोभी खाई है तो उसको गैस बनेगी, दूसरे को नहीं बनेगी। ऐसा कई सारी सब्जियों में देखने को मिलता है। इसी तरीके से फैशन के अकॉर्डिंग भी कई जने भोजन का चुनाव करते हैं और वह यह ध्यान नहीं रखते हैं कि ऐसा भोजन जो है हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है या अगर हम ये खाएं तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है, और दोनों ही स्थितियां कुपोषण को बढ़ावा देती है। जैसे कि फास्ट फूड का कल्चर जो फैशन के कारण से बढ़ा है, भले वो सैंडविच है, बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं बच्चों की, है ना? तो यह सभी चीजें भी कुपोषण को बढ़ावा देती है। इसी तरीके से शहरीकरण के कारण से आप ये कह सकते हैं कि शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहां पर जो भोज्य पदार्थ हैं वो ऊंचे दामों में बिकते हैं, उसमें मिलावट भी ज्यादा होती है और इन मिलावट की वजह से व्यक्ति में कुपोषण की संभावनाएं भी बढ़ती है। साथ में एक व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति जो है फैशन के अकॉर्डिंग कह दे या शहरीकरण के अकॉर्डिंग कह दे, वह व्यक्ति फास्ट फूड की तरफ जा रहा है और इस कारण से व्यक्ति जो है वह बीमारियों से ग्रसित होता चला जा रहा है। इसी तरीके से पाचन, अवशोषण, उपापचय, इन तीनों में से किसी में भी कमी आ जाने के कारण से किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व का जो है डेफिशिएंसी या कमी शरीर में हो सकती है, क्योंकि हम वो खा तो रहे होते हैं परंतु वह हमारे शरीर में
डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है या उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, हमारे शरीर को उपलब्ध फाइनली नहीं हो पा रहा है और हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती चली जा रही है और हमें लग रहा है हम खा रहे हैं तो डेफिशिएंसी नहीं होगी, और इसी को द्वितीयक अल्पपोषण कहा गया था। और इस कमी के कारण से भी व्यक्ति कुपोषित हो सकता है। इसके साथ ही आज का जो हमारा ये वीडियो बेस था कुपोषण पे, उसमें हमने जो 2 टॉपिक्स को कवर किया है कि कुपोषण की डेफिनेशन क्या है और इसके कारण क्या हैं, ये समाप्त होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। थैंक यू बच्चों।